हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। यहाँ तक के क्वेश्चंस कल हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा आप लोग बता दो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से आज की क्लास में। देखो, ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जब तक आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तब तक चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर पॉसिबल इफ टू ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 1,0 एंड 2,0? दो वर्टिसेज अगर ये हैं तो बताइए कितने चतुर्भुज जो हैं वो पॉसिबल हैं। ऐसा हम लोगों से पूछा है। कितने अपने पास स्क्वायर पॉसिबल हैं, ऐसा पूछा है। वर्ग कितने संभव हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, अगर ऐसा कभी भी हो तो एक तो पॉइंट अपने पास 1,0 और दूसरा पॉइंट है 2,0। एक जो पॉइंट अपने पास है वो है 1,0, ये वाला पॉइंट यहाँ पर 1,0 है और दूसरा पॉइंट है अपने पास 2,0। तो ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि इससे कितने स्क्वायर बनाने पॉसिबल अपने पास हैं। तो इस स्क्वायर की साइड अगर एक है तो ऐसा एक तो ऊपर की तरफ आप लोग स्क्वायर बना सकते हो। ये लो, दो वर्ग अगर बना अपने पास स्क्वायर अगर बनाने हैं तो एक ऊपर की तरफ जिसकी साइड एक हो, एक ऊपर की तरफ हम लोग बना सकते हैं और एक हम लोग नीचे की तरफ ऐसे बना सकते हैं। कितने स्क्वायर बना सकते हो? ये नॉर्मल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है कि इससे कितने स्क्वायर आप लोग बना सकते हो जिसके दो वर्टेक्स 1,0 और 2,0 हो। मतलब साइड अगर एक हो, दो वर्टिसेज ये लेने हैं, दो और आप लोग बना सकते हो। तो ऐसे कितने आप लोग बना सकते हो? तो एक ऊपर की तरफ बना सकते हो, एक नीचे की तरफ बना सकते हो। एक तीसरा स्टूडेंट और आता है, वो बोलता है कि सर ये दोनों ठीक है, यहाँ तो ये दोनों वर्टिसेज हो गए, लेकिन क्या अपने पास ये एक स्क्वायर का डायगोनल नहीं हो सकता क्या? मैं कहूँगा हाँ, आराम से हो सकता है। स्क्वायर का डायगोनल भी ये हो सकता है, ये और ये स्क्वायर का डायगोनल हो सकता है। तो अपने पास एक स्क्वायर ऐसे भी अपने पास बन जाएगा। तो आंसर कितना होगा हमारा? 3। ये अपना आंसर है। क्या समझ गए हो क्या? हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? ऐसा अगर कभी भी आए तो इस टाइप की जो छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस वैसे ही रीजनिंग टाइप का ये क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक ऊपर की तरफ स्क्वायर बनाना है, एक नीचे की तरफ स्क्वायर बन सकता है और एक वो स्क्वायर बन सकता है जिसका ये डायगोनल हो। तो एक ऐसे भी बना सकते हो। तो दो वर्टेक्स, दो शीर्ष हमें ये लेने हैं, उसके अलावा आप लोग कैसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है 27। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 27 जो है करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए, मैं वापस से समझाता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। यहाँ पर अपने पास कभी भी अगर चार वर्टिसेस देने के बाद चार शीर्ष हम लोगों को दिए हुए हैं और फिर चतुर्भुज पूछता है कि कौन सा है, ऐसा अगर कभी भी हो, ए बी, ए 4,-1 है, ए जो है वो 4,-1 है, बी जो है अपने पास 6,0 है, 6,0 है, सी जो है वो 7,2 है और डी जो है वो 5,1 है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले चतुर्भुज अगर आप लोगों को पता करना है तो उसका हमेशा और हमेशा जो तरीका होगा कि कौन सा चतुर्भुज है, तो साइड इक्वल है या नहीं है, बराबर है नहीं है, चारों साइड। सबसे पहले ये बात हम लोग पता करते हैं।
मतलब हमें साइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी। और जब भी हमें लेंथ पता करनी है, याद रखना हम लोगों को यहाँ से ए बी का मान निकालना पड़ेगा, बी सी की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तरीका आप लोग सीख लो भाई। और हमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए की लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अपने पास चार में से ये अगर लेंथ आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो चार में से छः, अगर छः में से चार माइनस करोगे तो दो का स्क्वायर चार और एक का स्क्वायर एक, तो ये वाली जो लेंथ आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी √5। हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर चारों साइड आप लोगों को निकालनी है। अभी देख लेते हैं, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है। आंसर ए बी सी डी सभी के आंसर सभी आ गए हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ से बी से सी तक की लेंथ निकालोगे तो वो भी क्या √5 होगा क्या? यदि सी से डी तक की लेंथ निकालोगे तो अपने पास दो और एक, क्या वो भी √5 होगा क्या? और ये वाली लेंथ अगर निकालोगे एक और एक, तो वो भी √5 होगा। अगर चारों साइड बराबर हैं तो याद रखना किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, ये नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री में मैं आपको डिटेल से अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा कि किसी में भी अगर चारों साइड इक्वल हैं तो अपने पास रोम्बस भी हो सकता है। चार साइड अगर इक्वल हुए तो याद रखना अपने पास रोम्बस भी हो सकता है और अपने पास स्क्वायर भी हो सकता है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स अगर इक्वल हैं तो हमारे दिमाग में आएगा कि ए बी सी और डी चारों साइड अगर इक्वल हैं तो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब चारों साइड ही अगर इक्वल आ गई हैं तो रोम्बस और स्क्वायर दोनों हो सकते हैं, तो इसके डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। अगर वो बराबर नहीं आए तो रोम्बस होगा और अगर वो बराबर आ गए तो वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो अब हमें इसके डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पर लेंथ निकालेंगे। ए से सी का मान क्या होगा, ए सी की लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ए सी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे और हम लोग बी डी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गए तो स्क्वायर को टिक करेंगे और दोनों अगर अलग अलग आ गए तो फिर हम लोग रोम्बस को टिक करेंगे। तो 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 ये आ जाएगा √18। और इसको अगर हम लोग सोल्व करना चाहें, 6 में से 5 माइनस करोगे 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 ये आ जाएगा √2। ये मुझे आप लोग ये बताइए, दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हमारा जो आंसर होगा वो रोम्बस होना चाहिए? हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो अपने पास जो आंसर आएगा वो स्क्वायर नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों ने आंसर स्क्वायर दे दिया है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रोम्बस होगा। इसमें से ये माइनस करोगे 3 और माइनस करोगे 3, 9 और 9 18, यहाँ से माइनस करोगे 1 और 1, आंसर आ गया √2। क्या अब सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, आपका ठीक था भाई आंसर। तो यहाँ पर ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चारों ये लेंथ निकालनी है। जब भी हम लोगों से पूछे कि कौन सा चतुर्भुज है तो हमारा तरीका ये होता है, साइड निकालो, डायगोनल निकालो, उससे हमेशा हमें पता लग जाएगा कि कौन सा अपने पास ये है। चलो अगला करने की कोशिश करो। और हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन से नहीं आए, हो सकता है आंसर ऑप्शन में मैच नहीं करे। चलो करने की कोशिश करना। हाँ, कल क्लास होगी भाई। अनिल, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा पैरेललोग्राम और स्क्वायर पर करने पर। ये जो पिछला क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, अगर आप लोग यहाँ पर बना लेते हो तो थोड़ा सा इससे जल्दी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपने पास इसका डायग्राम बनाकर देखोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर रोम्बस है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी जब आप लोग इसका डायग्राम बनाओगे, उस चीज़ से भी देख सकते हो। लेकिन कभी कभार गलती भी हो सकती है कि पैरेललोग्राम और रोम्बस के बीच में आपको डिफरेंस अगर नहीं समझ में आए तो। नहीं तो कौन सा होगा ये चीज़ अगर देखनी है तो आप लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इसको प्लॉट करके ग्राफ में तो भी देख सकते हो। चलो करो, आंसर ऑप्शन में आएंगे नहीं, करने की कोशिश कीजिए।
पी और क्यू के निर्देशांक क्रमशः -3 और 4 और 2 और 1 हैं। एक पॉइंट है पी और क्यू, एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं पी कोमा क्यू। एक अपने पास पी है, एक क्यू है, जो अपने पास -3,4 और दूसरा अपने पास 2,1। ये अपने पास आगे अगर बढ़ाया जाए इस चीज़ को यहाँ पर, तो r तक बढ़ाया गया और r अपने पास ऐसा दिया हुआ है, इसने यहाँ तक बढ़ाया और r PQ अपॉन QR बराबर अपने पास दिया हुआ है 2:1। ये P से Q तक अगर 2 है तो Q से R तक जो होगा अपने पास वो होगा 1। रेशियो दिया हुआ है 2:1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y। तो या तो एक्सटर्नल डिवीजन लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला अगर आप लोगों को मैंने बताया था वो अगर याद है तो सेक्शन फॉर्मूला किसी बच्चे को अगर याद है तो वो लगा दीजिए, या हाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या तो एक्सटर्नली वाला लगा दो या इंटरनली वाला लगा दो, दोनों आप लोग लगा सकते हो। 2 का इंटू करोगे x से तो 2x और 1 का इंटू करोगे 3 से तो -3 अपॉन 2 + 1 बराबर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और दूसरा 2 का इंटू करोगे y से 2y, 1 का इंटू करोगे 4 से तो 4 अपॉन 2 + 1 बराबर कितना आना चाहिए, 1। ये रहा अपने पास। तो यहाँ पर अपने पास मुझे बताओ 3 का 2 से गुना करोगे तो 6, 6 में 3 ऐड करोगे 9, तो x की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी 9/2। ये अपना आंसर होगा। ये अपने पास 2y बराबर 2y + 4 = अगर 3 है तो y की जो वैल्यू होती है वो अपने पास यहाँ से माइनस करोगे तो -1/2। क्या ये अपना आंसर आ गया है? सारे लोग समझ पाए? कोई गलती कर दी क्या मैंने? यहाँ पर 3 और 4 -1, कोई मिस्टेक तो नहीं की ना सोल्व करने में? 6 और 3 9, तो 9/2 अपने पास 2y प्लस अपने पास 4 है अपॉन 2 + 1। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। वैसे मैं बता चुका हूँ कि ये आंसर मैच करेगा नहीं, इसलिए हमारा ये आंसर आ गया है। ठीक है, एक्सटर्नली डिवीजन लगा दो तो भी आंसर वही आना है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग 3 ले लो, ये अपने पास 1 है तो भी अपने पास आंसर यही आएगा। ध्यान रखना आप लोग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या आगे चलें? कुछ लोग यहाँ पर देखना जो आंसर दे रहे थे, कुछ लोग इसमें से एक आंसर दे रहे थे 7, -2। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने क्या कि P से Q तक कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल ली और उनको घर पर बैठे बैठे ऐसे लग भी रहा होगा कि सर ये वाला आंसर होना चाहिए कि P से Q तक की जो दूरी है -3,4 और दूसरा पॉइंट अपने पास 2,1। ये दूरी अपने पास 2 है, यहाँ से यहाँ तक का 2:1 का रेशियो। वैसे 2 नहीं है, वैसे तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। ये जो दूरी अपने पास है, यहाँ से 2 में से 3 माइनस करोगे तो 5, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, ऑप्शन मेथड से कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली और कौन से ऑप्शन में अपने पास अगले वाली जो दूरी, और मैं आर का मान कौन सा ऑप्शन रखूँ कि नेक्स्ट दूरी इससे आधी आनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना उसमें गलती कहाँ हो गई। वो किया तो आपने, दिमाग तो ठीक लगाया, लेकिन उसमें गलती, हाँ एक्सटर्नली 3:1 होगा भाई। एक्सटर्नली रेशियो अगर यहाँ पर लगाना चाहते हो तो वो रेशियो अपने पास कितना होगा, 3:1 अपने पास होगा। एक्सटर्नली अगर लगाना चाहते हो तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये वाला रेशियो भी आप लोग लगा सकते हो। 3 का 2 से गुना 6, 1 का -3 से गुना -3, तो 6 और अपने पास फिर डायरेक्ट ये आएगा 6 -3 प्लस हो जाएगा और नीचे फिर 3 - 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 9/2। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, ध्यान रखना। फिर ये क्वेश्चन में बता रहा था कि कुछ स्टूडेंट ऑप्शन मेथड से उठा लेंगे। उसमें गलती कहाँ होगी? उसमें गलती ये होगी कि इसने कहा P से Q को बढ़ाया गया, इसने R तक इस प्रकार से बढ़ाया गया। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है और आपने जब ऑप्शन से कोई पॉइंट उठाया तो वो R पॉइंट इधर भी हो सकता है और वो कई, फिर तो बहुत सारे पॉइंट सेटिस्फाई करना शुरू कर देंगे। ये यहाँ पर भी करेगा, ये यहाँ पर भी करेगा, ये यहाँ पर भी करेगा, ये यहाँ पर भी करेगा। तो हमारे पास फिर वो वाली लाइन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R तक आगे बढ़ाया गया, हमें स्ट्रेट लाइन हमें बनानी है। और स्ट्रेट लाइन अगर बनानी है तो फिर हमारे पास तरीका या आंसर ये वाला होगा। ध्यान रखना आप लोग। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या?
ठीक है ना। तो इससे आपका आंसर डी आएगा। तो ओनली डिस्टेंस अगर निकालोगे तो आंसर, क्योंकि इधर पॉइंट कोई भी आर पॉइंट हो सकता है, उससे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो रेशियो 2:1 जो दिया हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन के साथ रेशियो दिया हुआ है, याद रखना। अरे वाह भाई, बख्शी साहब धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। आगे वाला करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। अगर सरेख हैं, विश्वजीत कर देंगे, उससे पहले पहले ही कर दूंगा मैं। संडे, इस संडे को तो देखता हूँ, इस संडे को तो नहीं तो संडे को मैं आपको डीए करवाना शुरू कर दूंगा। परसों तो नहीं होगा, लेकिन आगे से संडे को मैं डीए करवाना आपको शुरू कर दूंगा, और बाकी सैटरडे को भी अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया आपको। कल सैटरडे को भी अपनी क्लास है, ध्यान रखना आप लोग। P-1, P+2, P+1, P+1 और P सरेख हैं, ये दी। तो अब ऐसे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, कोलिनियर हैं, एक सीधी रेखा में अगर हैं तो याद रखना अपने पास P-1 और P+2, तो याद रखना फिर उसका ट्रायंगल का एरिया 0 होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो। और P+1 अपॉन P, और पहले वाले को रिपीट करते हैं अपने पास यहाँ पर। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या यहाँ से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? इसको ऐसे इंटू करना है, सरेखीय हैं, कोलिनियर हैं, तो इसका इंटू इससे करोगे P² - 1, ये करोगे P², ये इंटू करोगे तो P² + 3P प्लस अपने पास कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही आप लोग माइनस करोगे, सारे के सारे माइनस करोगे तो बराबर में 0। P से सारे P कट जाएंगे, और P कट जाएंगे तो P के बराबर कुछ बचा ही नहीं। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ P का कोई भी मान हो, हर मान के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि P से P सारे कट जाएंगे। और उम्मीद है सभी लोग, आप लोग इससे आंसर मतलब ये कर लिया होगा सभी लोगों ने। ये जो क्वेश्चन है ये सभी लोगों ने कर लिया होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्या कर लिया है? क्या इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सभी ने कर लिया है क्या? फॉर एनी वैल्यू ऑफ P, ऊपर लिखा है टाइगर 28 को स्लोप से कर सकते हैं क्या? टाइगर 28 को स्लोप से अगर करोगे तो बहुत एक दो चीजें और सोचनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं कर सकते कि इन दोनों का स्लोप निकाल लो और उस पॉइंट के साथ स्लोप बराबर आना चाहिए इसके साथ। हाँ, इसका ये वाला पॉइंट ले लोगे तो सोच सकते हो क्या इसका और इसका दोनों का स्लोप बराबर आना चाहिए। दूसरे दो पॉइंट का स्लोप तो कभी भी बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये अगर ले रहे हो तो स्लोप दोनों का सेम आना चाहिए। लेकिन उस कंडीशन में फिर ये रेशियो जो होता है 2:1 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें स्लोप तो बराबर आ जाएगा, यहाँ वाले का स्लोप भी वही रहेगा, यहाँ वाले का स्लोप भी वही रहेगा, यहाँ वाले का, यहाँ वाले का, यहाँ वाले के स्लोप तो सभी पॉइंट के सेम होंगे। तो फिर आपका आंसर अगर एक फिक्स हो कि उस स्लोप के बाकी पॉइंट उसके अलावा दिए हुए टाइगर, तब तो आपका ऑप्शन हमेशा बैठ जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में उसी लाइन पर और पॉइंट दिए हुए हैं तो स्लोप बराबर काफी सारे पॉइंट्स के आ सकते हैं। तो ऑप्शन मेथड से अगर चेक करोगे तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी वहां पर मैच कर सकता है। इसलिए आप 28 को उसी तरीके से करना जैसा मैंने आपको बताया है। ये क्वेश्चन उम्मीद है 29 क्या सारे लोग कर लोगे क्या? आगे चलते हैं हम लोग। मिड पॉइंट को कैसे कर सकते हो 28 को? जब रेशियो 2:1 है, जब रेशियो 2:1 है तो टोटल 3 हुआ, एक तरफ 2 एक तरफ 1, तो मिड पॉइंट कहां हुआ भाई? वो नितेश, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। A B 1 + MB C M + 2C सरेख है एक सीधी रेखा में। जब भी सरेख हैं, कोलिनियर हैं, एक सीधी रेखा में है, तो ट्रायंगल का एरिया आप लोग 0 बना दिया करो, बस इतना सा करना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, A ध्यान देना आप लोग। दूसरा अपने पास है B 1 + MB। तीसरा है अपने पास C M + 2C, M + 2C। और ये पहले वाले को रिपीट करना है, A को रिपीट करना है।
कभी भी अगर सरेख हैं, कोलिनियर हैं, एक सीधी रेखा में अगर कभी भी हों तो आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए कि इसका एरिया आप लोग 0 बना दो। एरिया 0 बनाओगे तो इंटू करो, यहाँ पर हाफ होगा और ये इंटू करोगे तो ए बी प्लस ए एम बी, ये गुना करोगे तो बी एम सी प्लस 2BC प्लस CMA, ये अपने पास आ गया। अब ये माइनस का आएगा, अगर इधर इंटू करोगे तो माइनस का MAB माइनस का AMB लिख देता हूँ, ये इंटू करोगे तो माइनस का BC आएगा और माइनस का आएगा MBC, ये इंटू करोगे तो माइनस का MCA माइनस 2CA। तो MBC से ये अपने पास MBC से MBC कट गया है, AMB से AMB ये कट जाएगा और इससे अपने पास ये कट जाएगा और बराबर में ध्यान रखना 0। तो ये हाफ तो उधर चला जाएगा, हाफ उधर चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये तो 0 बच जाएगा तो क्या बचा, एक तो अपने पास AB बचा, एक अपने पास 2BC बचा है, एक अपने पास BC बचा है और एक अपने पास 2CA बचा है। तो मुझे आप लोग सभी लोग बताओ, AB बचा है एक तो, ठीक है, अपने पास 2BC में से अगर BC माइनस करोगे तो एक अपने पास BC बचा है और ये 2CA अपने पास आगे चला जाएगा। तो C का मान यहाँ से या B का मान यहाँ से 2CA आगे भेज दिया मैंने। मुझे बताओ B का जो मान है वो क्या 2AC अपॉन A प्लस C होगा क्या? तो ये किस में होंगे, HP में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। अपने पास ये जो है ABC HP में होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है, ये हम लोगों को कहा गया है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखना सभी लोग, अगर कभी भी ऐसा है 3 है A, B और C, 3 संख्याएं अपने पास हैं, 3 नंबर की कोई सीरीज है, अगर अपने पास ऐसा हो B बराबर A प्लस C/2 अगर आ जाए तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं ये AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्या बिल्कुल याद है क्या आपको, समांतर श्रेणी में है। नंबर सिस्टम में ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास B जो है, B बराबर अगर कभी भी ऐसा हो √AC, इसका मतलब मैंने समझाया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, गुणोत्तर श्रेणी होगी, और कभी भी B बराबर 2AC अपॉन A प्लस C आ जाए तो हरात्मक माध्य होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। ये आपको सभी को नंबर सिस्टम से चीज़ें पता होंगी, याद भी रख लेना ये तीनों, कभी अगर आपके सामने आए तो। थोड़ा सा और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मुझे बताओ ये क्वेश्चन नंबर 31 क्या आप लोग अपने आप कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो देखते ही क्या आप लोग अपने आप कर लोगे क्या? गुणोत्तर अपने पास यहाँ पर केंद्रक के निर्देशांक पूछा है, तो केंद्रक के निर्देशांक इन तीनों को ऐड करना है, तो अपने पास 3/3 का मतलब ये बचा, और इनको अगर ऐड करोगे तो 6/3 का मतलब अपने पास 1,2 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इन क्वेश्चंस को अब आप लोग खुद ही कर लोगे। तो थोड़ा सा मैं जल्दी सोल्व करवाता हूँ आपको। चलो अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 32। यदि किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो, यदि उसके शीर्ष अगर ये हैं, हमें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछा है, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लोग पता कर लेंगे आसानी से। इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लोग पता कर लेंगे आसानी से। A, B और C अगर है तो ये साइड A, ये B और ये साइड अगर C है, तो देखना आप लोग पॉइंट है 4,-2, यहाँ पर पॉइंट है 5,5 और पॉइंट है -2,4। ये अपने पास पॉइंट है। तो ध्यान देना आप लोग, सीखने की कोशिश करना। अगर उसके शीर्षों के निर्देशांक ये हैं तो इन सेंटर के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है क्या, कि A अक्ष 1 प्लस B अक्ष 2 प्लस C अक्ष 3 अपॉन A प्लस B प्लस C। हाँ ना बोलिए, क्या सभी बच्चों को याद है क्या? A अक्ष 2 B अक्ष 2, इस टाइप से ये बातें आप लोगों को याद होंगी। फॉर्मूला मैं उम्मीद करता हूँ कि याद होगा। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और डिस्टेंस हम लोग आसानी से निकालेंगे, घबराया करो मत। 5 का में से 2 माइनस करोगे तो 7, 49 और 1 50, तो ये आ जाएगा अपने पास 50 का मतलब 2√5
5√2 आ जाएगा 50 का मतलब। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालें तो ये 6 होगा, 6 होगा तो ये आ जाएगी 6√2। डिस्टेंस तो इतनी जगह हम लोग निकाल चुके हैं, अब तो शायद डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो उसको लिखने के बजाय। यहाँ से माइनस करोगे, 5 में से 4 माइनस करोगे 1, और ये 7 49, 49 का मतलब ये भी कितना आ जाएगा 5√2। अब अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो इंटू करो, 5 का इंटू करोगे तो 20√2, इसका इंटू करोगे तो 30√2, और इसका यहाँ इंटू करोगे तो माइनस का 10√2 अपॉन नीचे जो आएगा इन सभी का सम 10 और 16 16√2 आ गया है। तो 50 में से माइनस करोगे तो 40√2 अपॉन अपने पास 16√2 है 5/2। तो ये अपने पास क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? दूसरा भी ऐसे मैंने x के निकाल दिए हैं, ऐसे ही क्या y के कोऑर्डिनेट्स आप लोग खुद कर सकते हो क्या? एक बार फटाफट बताइए। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस में लेंथ निकालनी पड़ेगी, लेंथ साइड की निकालनी पड़ेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इन सेंटर अगर कभी पूछा है तो साइड की लेंथ जो है वो हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, और फिर आप लोगों को इनटू करने का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा। ठीक है, परिकेंद्र अगर अपने पास आ गया कभी भी, अगर सरकम सेंटर कभी भी पूछे ए बी और सी, यदि सरकम सेंटर कभी भी पूछे तो पहले आपकी जिम्मेदारी होगी कि चेक करो कि कहीं राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। 8, -2 और 2, -2, वैसे इसको डायग्राम में भी बना सकते हो, ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो, उससे समझ में आ जाएगा। लेकिन ग्राफ में प्लॉट करने के बजाय डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हो। 8 - 8 तो 0, 6 - 2 यानी 8 का स्क्वायर 8। बड़ी जल्दी लेंथ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। 8 - 2 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, और ये अपने पास 0 हो जाएगा तो 6, और ये अपने पास हो जाएगा 10। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होता है? तो क्या ये यहाँ पर राइट एंगल होगा क्या? वो बना तो आपने कैसे भी लिया है, जरूरी नहीं कि आप सोचोगे सर मैंने तो ऐसे बनाना चाहिए राइट एंगल, तो वो कैसे भी बना लिया है, बस हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सा राइट एंगल होगा। और फिर जो अपने पास परिकेंद्र जो होगा वो यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर होंगे, तो इनको दोनों को ऐड करेंगे 5 और 2 से भाग देंगे, इन दोनों को ऐड करोगे 4, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2, तो आंसर आ गया 5,2। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपके पास अगर कभी भी एसएससी का पेपर दो, सीडीएस का पेपर दो और रेलवे का पेपर दो, तो याद रखना सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ओनली और ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आएगा। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है? समकोण त्रिभुज के लिए आता है, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? ठीक है ना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर कभी भी आए तो पहला काम होगा कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये चेक करना हमारा पहला काम है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग केंद्रक क्या पता कर लोगे क्या? मुझे उम्मीद है केंद्रक आप लोग खुद ही पता कर लोगे, लेकिन अब की बार मिड पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान रखना। अब की बार मिड पॉइंट्स हम लोगों को दिए हुए हैं 1,1, 2,3। तो मिड पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं 1,1 और दिया हुआ है 2,3 और हम लोगों को दिया हुआ है कितना 3,4, तो आप एक काम करो, इसके वैसे तो वर्टिसेज भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन वर्टिसेज निकालने के बजाय इसी का आप लोग सेंट्रोइड निकाल लेना। ये जो सेंट्रोइड होगा वही बड़े वाले का सेंट्रोइड भी यही होगा, वही केंद्रक, तो इसी का निकाल लो, छोटे वाले का वही बड़े वाले का होगा, ध्यान रखना। तो अपने पास इसका निकाल लो, 6, 6 में 3 का भाग दोगे तो 2, और ये आ गया 4 और एक 6 में 3, 3/3 अपने पास आएगा 2/3, तो 2,2/3 ये बी अपना आंसर आ जाएगा। हाँ, और ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर तो होता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, ये नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर होता है ये जहां पर दोनों लाइन 90 डिग्री पर काटते हैं, इस वर्टेक्स पर ये होता है ऑर्थो सेंटर।
तो ये क्वेश्चन अब उम्मीद है कि आप लोग खुद ही कर पाओगे। चलो अगला करो, जल्दी करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मुझे बताइए, तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए यदि दो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे इस टाइप के, तो इतने क्वेश्चंस मैं अब आपको करवा चुका हूँ, कर लोगे। चलो ये कर लो, त्रिभुज का केंद्रक, अगर परिकेंद्र तथा केंद्रक के बीच की दूरी हम लोगों को बतानी है। एक त्रिभुज के शीर्ष 6,0, 0,6 और 6,6 है, तो इसके परिकेंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी बतानी है। तो याद रखना, परिकेंद्र अगर कभी भी नाम आया तो अपना क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वो पूछेगा। तो इसको आप लोग प्लॉट भी कर सकते हो इस प्रकार से। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स तो डायरेक्ट आप लोग निकाल ही सकते हो, 6 + 0 + 6 यानी 4। तो सेंट्रोइड जो होंगे वो तो 4,4 होगा केंद्रक के निर्देशांक। तो हमें बात आती है कि हम लोग तुरंत किसके सरकम सेंटर अगर हम लोग निकालना चाहें, यहाँ पर परिकेंद्र के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना चाहें, तो एक तो 6,0 है, ये पॉइंट ये रहा 6,0, दूसरा पॉइंट 0,6 है, और एक पॉइंट यहाँ पर 6,6 होगा। ऐसे ट्रायंगल होगा। आप लोग वैसे डिस्टेंस निकाल कर भी पता कर सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसमें सरकम सेंटर जो होता है वो ध्यान रखना हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। तो इसका मिड पॉइंट जो होगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, ऐड करेंगे 2 का भाग, 6 और 0 में ऐड करेंगे 6, और 2 का भाग दोगे तो 3, 6 और 0 ऐड करोगे 6, 2 का भाग दोगे तो 3। ये तो होता है सरकम सेंटर। और अगर आप लोग सेंट्रोइड की बात करते हो तो उसके निर्देशांक आपको याद ही हैं, इनको, इसको और इसको ऐड करके 3 का भाग देते हैं, फॉर्मूला याद होगा। तो ये होगा 4,4। दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास हैं तो क्या उनके बीच की डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हो क्या? 4 - 3 का स्क्वायर, वैसे √2 आएगा, 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? √2। ये अपना आंसर है, सी आंसर। क्या सभी का आंसर सी था क्या? जो कि एकदम ठीक है, एकदम ठीक है और एकदम ठीक है। थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन नंबर 36। चलो बताइए, कर लोगे क्या? अब ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का एक शीर्ष 1,1 है, इस शीर्ष से गुजरने वाली दो रेखाओं के मध्य बिंदु। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर करके वो कितने ही क्वेश्चन बना सकता है, उसमें तो हम लोग फिर कुछ नहीं कर सकते, चाहे उतने क्वेश्चन वो बना ले। -1,2 और अपने पास यहाँ पर होगा 3,2। तो मुझे बताइए, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आप लोग आसानी से निकाल लोगे क्या? यहाँ पर अपने पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, गुना करेंगे 2 से और ये घटा देंगे -3, गुना करेंगे 2 से और ये घटा देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3। यहाँ पर अपने पास क्योंकि P + Q, देखो यहाँ P और Q अगर मान लोगे तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है P + 1/2 = 3 आना है। तो इससे अच्छा मैं याद ही कर लूँ कि 3 से गुना करना है, इसको 2 से गुना करना है और ये घटाना है। तो 2 से इंटू करोगे, प्रोसेस मुझे याद है कि 2 से इंटू करोगे 6 में से 1 घटाओगे तो 5, 2 से गुना करोगे 4 में से 1 घटाओगे तो 3। तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास आ गए हैं तो क्या अब आप लोग केंद्रक के निर्देशांक मुझे बताइए, क्या खुद निकाल लोगे क्या? अब फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। पहले पढ़ने का मैं टाइम देता हूं आपको, फटाफट पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। आंसर बताइए। अब देखते ही क्वेश्चन का आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो,
यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक और केंद्रक ये हैं तो संख्यात्मक मान। अब अपने पास तीनों l + 5, ये तीनों जोड़कर l + 5 - 7, l + 5 - 7/3 बराबर अपने पास 2 आना चाहिए। एक तो अपने पास ये दिया हुआ है और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं 4 + m + 8/3 बराबर अपने पास है -3। तो क्या सोल्व करके यहाँ से l और m का मान निकाल सकते हो क्या? ये अपने पास -2 होगा तो l का मान आ जाएगा यहाँ से 8, ये अपने पास यहाँ से 9 होगा और ये m का जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा -3। तो क्या अपने पास जो आंसर आ गया है वो इसका आंसर नन ऑफ दीज ही आ रहा है क्या? 8, -3 अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं, कोई गलती तो नहीं करी है ना मैंने? देख लो 4 + m + 8 आंसर। क्या समझ पा रहे हो क्या सारे लोग? ये अपना आंसर -12 इधर जाके 9 में ऐड होगा तो -21 बनेगा। ये 2 ही दे दिया, 21 और देना चाहिए, नहीं दिया तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि -9 और अपने पास 12 अगर है तो -21 बन जाएगा। नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश करता हूं। चलो ये करो, खुद को करना है, अपने आप करने की कोशिश कीजिए।